हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग हिंदी वर्णमाला की सेकंड क्लास देखेंगे। जिसने भी वर्णमाला की फर्स्ट क्लास नहीं देखी है वो उसको देख लेगा, तभी ये सेकंड वीडियो समझ में आएगी। कल हम लोगों ने देखा था मुख द्वार, स्वर में मुख द्वार खुलने के आधार पर, मतलब स्वरों का वर्गीकरण मुख द्वार खुलने के आधार पर देखा था। उसमें पढ़े थे हम विवर्त। विवर्त मतलब होता है खुला हुआ, यानी मुख द्वार पूरी तरह से जब खुला होगा। अर्धविवर्त, अर्धविवर्त मतलब आधा खुला हुआ, आधा खुला हुआ। अर्ध मतलब आधा, विवर्त मतलब खुला हुआ। समवर्त, समवर्त मतलब होता है बंद, यानी मुख द्वार जब बंद होगा। फोर्थ है अर्ध समवर्त, अर्ध समवर्त मतलब आधा बंद। विवर्त में हमारा आता है बड़ा आ। अर्धविवर्त मतलब आधा खुला हुआ, विवर्त खुला हुआ में बड़ा आ आता है आपका। अर्धविवर्त में आता है, अर्धविवर्त मतलब होता है आधा खुला हुआ, और आधा खुला हुआ में आता है छोटा आ, ऐ, आओ और आ। इस आ का प्रयोग हिंदी में नहीं, हम इंग्लिश में करते हैं। कुछ बुकों में सिर्फ आपका ऐ और आओ ही दे रखा है, किंतु छोटा आ भी अर्धविवर्त में आता है। समवर्त में आता है, समवर्त मतलब बंद। अगर हम ई और ऊ की बात करें तो इसमें लगभग मुंह की स्थिति बंद होती है। अर्ध समवर्त में आता है ए और ओ। नेक्स्ट देखते हैं जिह्वा की उत्थापित भाग के आधार पर, अर्थात जीभ के प्रयोग के आधार पर। नेक्स्ट है जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अग्रस्वर, अग्रस्वर इसको हम अग्रीय भी बोलते हैं, अग्रस्वर को हम अग्रीय भी बोलते हैं। मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर, केंद्रीय स्वर या मध्य स्वर। मध्य मतलब होता है बीच में, केंद्र मतलब भी होता है बीच में, मध्य स्वर। और नेक्स्ट है अग्र हो गया, मध्य हो गया, तो क्या बचा? पश्च, पीछे का भाग बचा, यानी पश्च स्वर, पीछे की जीभ का भाग। अग्र स्वर जो जीभ के आगे के भाग से बोली जाती हैं उन स्वरों के बारे में बताना है। मध्य स्वर जिनका उच्चारण जीभ के मध्य भाग में आता है। पश्च स्वर जिनका उच्चारण जीभ के पिछले भाग में यानी पश्च स्वर में आता है। अग्रीय, अग्र स्वर यहाँ से हम याद करेंगे अग्र ई ए, अग्रीय ई यानी छोटी ई और बड़ी ई, ए अग्रीय ए और आए। ये हो गया हमारा अग्र स्वर में। केंद्रीय, केंद्रीय मतलब मध्य, मध्य में आता है सिर्फ छोटा आ। विवर्त में आता है बड़ा आ और केंद्र में आता है छोटा आ। पश्च स्वर में जो शेष बचा आपका बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई हो गया, क्या बचा? छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ए आए हो गया, क्या बचा? ओ और आओ। ये किस में आते हैं? ये आते हैं पश्च स्वर में। अब आगे देख लेते हैं ओठों की स्थिति के आधार पर, यानी ओठों की स्थिति किस प्रकार से हो सकती है। या तो ओठ गोलाकार होंगे या तो गोलाकार नहीं होंगे, दो प्रकार से होते हैं ओठों की स्थिति के आधार पर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ओठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, तो 2 भागों में किया गया है, किंतु कुछ बुकों में ये 3 भागों में दिया होता है। उन 3 भागों को हम देख लेंगे। 2 भागों में किया गया है, पहला वृत्तमुखी यानी वर्तुल और दूसरा आवृत्तमुखी यानी आवर्तुल। आवर्तुल, आवृत्तमुखी इसको कई नामों से जानते हैं, आवृत्तमुखी भी बोलते हैं, आवर्तुल भी बोलते हैं और प्रसृत भी बोलते हैं और सहज भी बोलते हैं। इनको 4 नामों से जाने जाते हैं, ये 4 नामों से जाने जाते हैं। इसमें आता है आवृत्त मतलब जिसमें मुख्य ओठों की स्थिति गोलाकार ना हो,
जिसमें गोलों की स्थिति गोलाकार ना हो। इसमें आ जाएगा आपका छोटा आ बड़ा आ यानी आ और ई ए आए, ई और ए आए, ये आपके आगे आवृत्तमुखी में। नेक्स्ट है वृत्तमुखी यानी गोलाकार, इसको वर्तुल भी बोलते हैं, इसको वर्तुल भी बोलते हैं। इसमें आ जाएगा छोटा ऊ बड़ा ऊ, बोलने पे भी आपको आएगा ऊ ओ आओ, आप उच्चारण करके देख सकते हैं ओ आओ। और इंग्लिश वाला आ जो इंग्लिश में प्रयोग होता है उस आ का बात करें, ये आता है वृत्तमुखी में जिसको वर्तुल भी बोलते हैं। थर्ड, ये 2 पार्ट ही दिए गए हैं सभी बुकों में, कुछ बुकों में एक थर्ड पार्ट और दे दिया गया है और उसको बोलते हैं अर्धवर्तुल यानी आधा गोलाकार, अर्धवर्तुल। और इसमें आता है सिर्फ और सिर्फ आपका बड़ा आ। अगर बड़ा आ दिया है तो आप ऑप्शन के हिसाब से, अगर अर्धवर्तुल भी ऑप्शन में है और तब आप अर्धवर्तुल लगाएंगे, अर्धवर्तुल नहीं है तो आप वृत्तमुखी लगाएंगे। नेक्स्ट है जिह्वा यानी जीभ, जिह्वा मतलब जीभ। पेशियों के तनाव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, पेशियों के तनाव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इसमें पहला होता है शिथिल, फर्स्ट होता है शिथिल और सेकंड होता है कठोर। 2 प्रकार के होते हैं शिथिल और कठोर। शिथिल में क्या, शिथिल में आता है छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ। कठोर में आता है बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ये शिथिल में हो गया और ये कठोर में हो गया। अब हम स्थान के आधार पर देख लेते हैं। नेक्स्ट है स्थान के आधार पर, नेक्स्ट है स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। स्थान क्या होते हैं, स्थान क्या है, अगर हम इस प्रकार से बनाएं, मान लेते हैं ये हमारा गला है और ये हमारे मुख का भाग है, तो यहाँ पर क्या होता है, ओष्ठ होता है, इधर क्या होता है, गला होता है। इस पार्ट को हम बोलते हैं कंठ, इस पार्ट को हम बोलते हैं कंठ। और ऊपर आएंगे, इस पार्ट को हम बोलते हैं मूर्धा, मूर्धा। इसको यहाँ पर बोलते हैं दंत और यहाँ पर बोलते हैं ओष्ठ या ओठ और यहाँ पर बोलते हैं तालु, यहाँ पर बोलते हैं तालु। मुख के अंदर जीभ पाई जाती है। जीभ हमारी मुख के जिन भागों को स्पर्श करती है, यदि मूर्धा को स्पर्श करेगी तो वह स्वरों का उच्चारण स्थान मूर्धा होगा। यदि तालु को जिह्वा स्पर्श करेगी तो उच्चारण स्थान तालु होगा। दंत दांत को स्पर्श करेगी तो दंत होगा। और ओठ के बंद होने पर, यदि ओठों पर फर्क पड़ता है उच्चारण में, यदि हम बंद करने पर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तब हमारा उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा। इसको देख लेते हैं डिटेल्स। हम लोगों ने पढ़ा है स्वर में छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ और आओ। इनका उच्चारण स्थान देख लेते हैं। सबसे सर्वप्रथम हमने क्या देखा है, कंठ देखा है, तो ये इसका उच्चारण स्थान कंठ हो गया। इसका उच्चारण स्थान आ का उच्चारण स्थान कंठ हो गया। और कंठ में अंग और आहा जो आता है उसका आहा भी आता है और आहा भी इसी में आता है। छोटी ई और बड़ी ई कंठ के बाद हमने क्या देखा, कंठ के बाद हमने क्या देखा, कंठ के बाद हमारा क्या आता है, तालु। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, कंठ के बाद आता है तालु, यहाँ पे तालु है
और यहाँ पे हमारा ये मूर्धा है। सबसे आगे ओष्ठ होता है, पीछे वाला पार्ट मूर्धा होता है, ये वाला पार्ट हमारा मूर्धा होता है और ये वाला पार्ट हमारा तालु होता है। तो कंठ, कंठ के बाद तालु, तालु के बाद मूर्धा, मूर्धा के बाद दंत, दंत के बाद ओष्ठ। इस हिसाब से हम देखेंगे। इसके बाद क्या आता है? तालु। इसका उच्चारण स्थान है तालु। तालु के बाद हमने क्या पढ़ा है? मूर्धा पढ़ा है। तो यहाँ थोड़ा क्रम उल्टा हो गया है। इस हिसाब से अगर उच्चारण स्थान के हिसाब से चलें तो री को हमें पहले लिखना चाहिए। री का उच्चारण स्थान है मूर्धा, री का उच्चारण स्थान है मूर्धा, और ऊ का उच्चारण स्थान है। मूर्धा के बाद हमने क्या पढ़ा? मूर्धा के बाद हम लोगों ने पढ़ा मूर्धा के बाद क्या आता है? ओष्ठ आता है। यहाँ से हम देख लें, कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा हो गया, दंत हो गया और ओष्ठ हो गया। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे उच्चारण स्थान में, ये कंठ हो गया, ये तालु हो गया, ऊ का होता है ओष्ठ, ऊ का होता है ओष्ठ, री का होता है मूर्धा, और ए आए कल हम लोगों ने पढ़ा था। ए बनता है किससे? छोटा आ और ई से, और आय बनता है किससे? छोटा आ और ए से। तो अगर यहाँ से देखें, ई का उच्चारण स्थान कंठ है, ई का उच्चारण स्थान कंठ है, और आ का उच्चारण स्थान कंठ है और ई का उच्चारण स्थान तालु है, यानी कंठ और तालु दोनों के मिलाने से बना है ए। तो इसलिए हम आय का उच्चारण स्थान कह सकते हैं कंठ प्लस तालु, कंठ प्लस तालु। ऐसे ही ओ और आओ का देख लेंगे। ओ बनता है, ओ किससे बना था? छोटा आ और ऊ से। आओ किससे बना था? छोटा आ और ओ से। छोटा आ का उच्चारण स्थान कंठ है, छोटा ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो इसलिए हम इसका उच्चारण स्थान क्या बोलेंगे? ओ और आओ का कंठ और ओष्ठ को मिलाकर कंठोष्ठ या कंठ प्लस ओष्ठ, कंठ ओष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ या कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ। और इसका हम क्या बोल सकते हैं? कंठ और तालु को मिला करके कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। या एक सूत्र आगे लिखवाएंगे जिससे हम आसानी से इन सबको लर्न कर सकते हैं उच्चारण स्थानों को। ये हमारा स्वर का वर्गीकरण कंप्लीट हुआ। अब हम आ जाते हैं व्यंजन पर। व्यंजन लास्ट वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था। व्यंजन जो होता है ये स्वर के साथ लिखे जाते हैं। जैसे यदि बिना स्वर के हम लिखें व्यंजन को तो हम इस तरह से बनाएंगे, लेकिन यदि इसमें हम एक स्वर मिला दें यानी छोटा आ मिला दें तो इस का को हम इस तरह से लिखेंगे, जो हमारी वर्णमाला का वास्तविक रूप है। व्यंजन का वर्गीकरण देख लेते हैं। व्यंजन के प्रकार हम लोगों ने व्यंजन के पहले देखा था। स्वर के प्रकार, कितने प्रकार के स्वर होते हैं? रचना के आधार पर देखा, जिह्वा के आधार पर देखा, ओष्ठ के आधार पर देखा, मात्रा के आधार पर देखा, स्थान के आधार पर देखा। उसी प्रकार से हम इस व्यंजन को भी देखेंगे। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन के प्रकार, मुख्यतः 3 प्रकार के व्यंजन पाए जाते हैं। पहला होता है स्पर्श व्यंजन, पहला हमारा होता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कहाँ से कहाँ तक होता है? स्पर्श व्यंजन कहाँ से कहाँ तक होता है? का वर्ग हम लोगों ने पढ़ा है। का वर्ग के अंतर्गत आता है का, खा, गा, घा, अंगा। पूरा का से लगा करके अंगा तक, यानी एक वर्ग में 5 अक्षर आते हैं। एक वर्ग में 5 अक्षर आते हैं। इन्हीं के आधार पर हम इनका वर्गीकरण करेंगे। फिर का, खा, गा, घा, अंगा। फिर आता है चा वर्ग,
फिर चा छा झा इया, फिर आता है आपका टावर, टा ठा डा ढा अड़ा, फिर आएगा तावर, ता था दा धा ना, फिर आएगा आपका पावर, पा फा बा भा मा। यानी का वर्ग का 5 वर्ड, चा वर्ग का 5 वर्ड, टा वर्ग का 5 वर्ड, ता वर्ग का 5 वर्ड और पा वर्ग का 5 वर्ड। 5, 10, 15, 20, 25, 25 वर्ड किस में आते हैं? स्पर्श व्यंजन में। 25 वर्ड किस में आते हैं? स्पर्श व्यंजन में। स्पर्श व्यंजन के बाद सेकंड हम देखेंगे अंतस्थ व्यंजन। सेकंड प्रकार इसका होता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में आता है आपका या, रा, ला और वा, ये हो गए 4 वर्ड। नेक्स्ट आपका है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन में आता है, ऊष्म व्यंजन में भी 4 वर्ड आते हैं। कौन कौन से आते हैं? श, श, श और हा, ये भी आपके 4 वर्ड हो गए। और कुछ बुकों में आपका लास्ट एक और मिल जाता है संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और चौथा पार्ट आपको मिल जाएगा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में क्या क्या आता है? संयुक्त व्यंजन में हम क्या क्या ले सकते हैं? शा शा सा हा, हा के बाद क्या आता है? छा, त्रा, ज्ञा और सरा, ये 4 वर्ड आते हैं संयुक्त व्यंजन में। इनकी संख्या कितनी हो गई? वर्णमाला में हम लोगों ने पढ़ा कि कुल 52 वर्ड होते हैं। वर्णमाला में 52 वर्ड होते हैं। वो कहाँ से होते हैं उसको देख लेते हैं। स्पर्श व्यंजन के कितने वर्ड हैं? 25। अंतस्थ व्यंजन के कितने वर्ड हैं? 4। ऊष्म व्यंजन के कितने वर्ड हैं? 4। संयुक्त व्यंजन के कितने वर्ड हैं? 4। कितने हो गए? टा वर्ग में हम लोगों ने क्या पढ़ा है? टा वर्ग, टा वर्ग में अगर लिखा जाए तो टा वर्ग हम किस प्रकार से लिखते हैं? ऐसे लिखेंगे, टा, ठा, डा, ढा और अड़ा। इसी में इसको इस प्रकार से भी हम देख लेंगे और इस प्रकार से। ये पढ़ना और सड़क में काम आएगा। पढ़ना और सड़क 2 वर्ड ये जो हैं यहाँ से एक्स्ट्रा आ जाते हैं, 2 वर्ड। और इन 2 वर्डों को बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन, इसका नाम होता है उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। इसको उत्क्षिप्त भी बोलते हैं और द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं। इसको इन दोनों को सिर्फ। अब कितने हो गए? 5 4 9, 9 4 13, 13 4 17, 17 2 19, 19 की 9 कैरी आई 1, 1 2 और 1 हो गया 3। 39 हमारे क्या हो गए? व्यंजन हो गए। और हम लोगों ने कितने स्वर पढ़े थे? स्वर कितना पढ़ा था? 11 स्वर होते हैं। ये कितने हो गए? 9 और 1 10, 10 की 0 कैरी कितना 1, 3 1 4 और 1 5, ये 50 हो गए। लेकिन 52 पढ़ा था। अब ये 2 कहाँ से आया? हम लोगों ने अयोग वाह को छोड़ दिया है। अभी अयोग वाह को छोड़ दिया है। वो कौन से थे? अंग और आहा, अंग और आहा। इसी में 2 और ऐड कर लें तो कितना हो जाएगा? 52, जो हमारी वर्णमाला के अक्षर हैं। जो अयोग वाह हैं, अयोग वाह, अयोग वाह के बारे में भी हम बाद में देख लेंगे। हम उच्चारण स्थान के आधार पर इनका वर्गीकरण कर लेते हैं व्यंजन का। हम देखेंगे के टी एम डी ओ, के टी एम डी ओ। के टी एम ये बाइक का नाम है, डी ओ यानी 2, के टी एम बाइक 2। के से होता है कंठ, टी से होता है ताल, यम से होता है मूर्धा, डी से होता है दंत, ओ से होता है ओष्ठ, ओ से होता है ओष्ठ। उसी क्रम में है ये। सर्वप्रथम हमने क्या पढ़ा है? का वर्ग, का वर्ग के बाद क्या पढ़ा है? का वर्ग के बाद पढ़ा है चा वर्ग, चा वर्ग के बाद क्या पढ़ा है?
टावर, टावर के बाद तावर, तावर के बाद पढ़ा है पा वर्ग। का वर्ग में कितने अक्षर आते हैं? का वर्ग में का, खा, गा, घा, अंगा। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, इया। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। यानी का वर्ग के सभी वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है। चा वर्ग के सभी वर्णों का उच्चारण स्थान तालु है। टा वर्ग के सभी वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है। ता वर्ग के सभी वर्णों का उच्चारण स्थान दंत है। और पा वर्ग के सभी वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। अब क्या बचता है? ये तो हमारे स्पर्श व्यंजन हो गए। अभी हमने पढ़ा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में क्या था? या, रा, ला और वा। या, रा, ला और वा। तो ये अंतस्थ व्यंजन किस में आते हैं? या का उच्चारण स्थान तालु है। या का उच्चारण स्थान तालु है। फिर रा, रा का उच्चारण स्थान, रा का उच्चारण स्थान दंत मूल मसूड़ा जिसको बोलते हैं, यानी दंत है। रा का उच्चारण स्थान क्या है? रा को हम और कुछ भी कहते हैं। रा को हम वत्स, वत्स, अभी बाद में देख लेते हैं उसके बारे में। ला, ला का उच्चारण स्थान भी वत्स पे जाएगा, यानी उच्चारण स्थान इसका दंत मूल मसूड़ा हो जाएगा। वा का निचला ओष्ठ, उसके बारे में अभी नेक्स्ट टॉपिक में देख लेते हैं, आगे देखते हैं। वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है, अब इसमें हम बाद में देखेंगे। फिर इसके बाद अंतस्थ के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में क्या था? शा, 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 सा और हा। इसका उच्चारण स्थान किस प्रकार से है? सा का उच्चारण स्थान तालु है। सा का उच्चारण स्थान तालु है। फिर क्या बचा? ये वाला शा बचा। इस सा का उच्चारण स्थान मूर्धा है, उच्चारण स्थान मूर्धा है। और सा का उच्चारण स्थान दंत मूल मसूड़ा है, दंत मूल मसूड़ा। और हा का उच्चारण स्थान स्वर यंत्र है, स्वर यंत्र या स्वर यंत्रीय। और इसके बारे में अभी हम सूत्र के हिसाब से देखेंगे। जो वर्ड हमारे छूट रहे हैं उनका भी उच्चारण स्थान हमें पता चल जाएगा। इन वर्णों का ये उच्चारण स्थान हो गया। बाकी जो शेष रह गया है सूत्र के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में कल देखेंगे। थैंक्स। और कुछ प्रश्न भी देखेंगे, स्वर और व्यंजन के प्रश्न भी इंपॉर्टेंट देखेंगे, जो हर एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक्स।